नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। वर्ल्ड नाउ में आज जिन बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे वो आइए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात होगी उस खतरे की जो धरती की तरफ नजदीक आ रहा है। धरती पर क्या अटैक होने वाला है? अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है। धरती की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा खतरा सब कुछ खत्म कर देगा। क्या है ये खतरा, इसके बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये एलियन शिप हो सकता है। तो क्या अंतरिक्ष से एलियन कुछ बड़ा करने वाले हैं या फिर यूं कहें कि हमला करने वाले हैं? अंतरिक्ष के उस रहस्य के बारे में भी हम जानेंगे जिसकी चर्चा दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से हो रही है। ये रहस्य ऑब्जेक्ट सबसे अलग आखिर क्यों है और अब तक सौर मंडल में आए रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो वो किस तरह के हैं? फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका में शटडाउन से भुखमरी के संकट की। आज अमेरिका की सरकार बंद है लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप विदेश दौरे कर रहे हैं। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है क्योंकि उनकी सैलरी देने के लिए सरकार के पास में पैसे नहीं थे और अब उन जन सुविधाओं पर भी तलवार लटक गई जो उन लोगों के लिए जरूरी थी जो मुश्किल से गुजारा कर पाती है। आखिर स्नैप प्रोग्राम क्या है जिससे लाखों अमेरिकी प्रभावित होने वाले हैं? अमेरिका में ये प्रोग्राम कितना अहम है और इसका असर कितना है, ये भी बात करेंगे। साथ ही बात ब्रिटेन की करेंगे कि भारतीयों के खिलाफ यहाँ पर किस रूप में नफरत बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन में आए दिन भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार इंडियन महिला से रेप हुआ और उसे अपने वतन लौटने की धमकी मिली। आखिर ब्रिटेन में क्यों रेसिज्म खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है? बताएंगे आपको वो मामले जिनमें भारतीयों को निशाना बनाया गया। साथ ही बात ब्रिटेन में बढ़ते क्राइम रेट की भी। दुनिया को तहजीब सिखाने वाले इस देश में आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? साथ ही हम बात करेंगे ब्रिटेन में रेसिज्म की जड़ों की, आखिर ये कितनी पुरानी है और आज तक जिंदा आखिर क्यों है। फिर हम बात करेंगे उस देश के बारे में जिसका नाम बहुत से लोग शायद कम ही जानते होंगे लेकिन टेक्नोलॉजी में ये सबसे आगे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है क्या नहीं ये भी तय नहीं, लेकिन दुनिया जहान में कई एक्सपर्ट्स इस दुनिया बदलने की बात कहते हैं तो कोई इसका प्रभाव को ज्यादा नहीं मानते। लेकिन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं उसकी कल्पना तो एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चे पैदा करने वाला है। जी हाँ, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 83 यानी 83। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये कोई मजाक नहीं है। ये दुनिया की पहली AI जनरेटेड मिनिस्टर डियाला हैं जो कि अब प्रेग्नेंट हैं और 83 बच्चों को जन्म देने वाली हैं। आखिर ये संभव कैसे होगा, कैसे एक AI मां बन सकती है, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। कभी इंसान आसमान की ओर देखकर सिर्फ तारे गिना करता था, चांद और सूरज उसे बहुत दूर रहस्यमय लगते थे, लेकिन आज विज्ञान और तकनीक की मदद से इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जहां पर कभी सिर्फ चांद और तारे नजर आते थे, अब वहां तक हमारी नजर, हमारी तकनीक और मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। कभी इंसान आसमान को देखकर सिर्फ कल्पना करता था कि उसके पार क्या है, लेकिन आज विज्ञान ने इनकी तरक्की कर ली है कि अंतरिक्ष में होने वाली हलचल तक वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। आज का इंसान धरती तक सीमित नहीं रहा, वो ब्रह्मांड की हर धड़कन को महसूस करने लगा है। आज हर देश अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने की कोशिशें कर रहा है। भारत ने भी इसमें बड़ा नाम कमाया। अब इंसान चांद पर बसने या मंगल पर घर बनाने और सूर्य के रहस्यों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल को वैज्ञानिक पहले भांप लेते हैं। वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी समझ पा रहे हैं, चाहे वो किसी ग्रह पर तूफान हो, सूरज से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें हो या फिर किसी कॉमेट की चाल। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहली बात हम उस खतरे की करते हैं जो बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, जिसने दुनिया के साइंटिस्ट को भी हैरान करके रख दिया। ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट 209214 किलोमीटर, समझिए यानी कि जितनी ये दूरी हम आपको बता रखे हैं 2,92,014 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है
और अब ये सूर्य के बेहद नजदीक आने वाला है। इसका नाम है 31 एटलस। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इंटरस्टेलर कॉमेट है, यानी कि ये हमारे सौरमंडल से बहुत दूर किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया है और इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और दिशा ऐसी है कि इसे अब तक देखे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा अलग माना जा रहा है। ये जो कॉमेट है ये 29 अक्टूबर 2025 को सूरज के सबसे नजदीक बिंदु पेरिहेलियन पर जाने वाला है, जहां पर इसकी दूरी करीब माना जा रहा है 1.36 AU होगी। सूरज के करीब आने से ये गर्म होगा और इसकी सतह से गैस और धूल बड़ी मात्रा में निकल सकती है, जिससे इसकी टेल और कॉमा यानी कि गैस धूल का जो घेरा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सूरज के पास आने पर यह चमकदार हो सकता है क्योंकि ज्यादा गैस धूल निकलने लगेगी। इस कॉमेट ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये एक प्राकृतिक पिंड है या फिर किसी एलियन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा। सबसे पहले हम आपको 31 एटलस के बारे में बताते हैं कि आखिर ये एटलस क्या है। दरअसल पहली बार 1 जुलाई को ये देखा गया था और बताया जा रहा है कि सूर्य की ओर बहुत तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, ये बाहरी ब्रह्मांड से आया इंटरस्टेलर विजिटर है और इसे ब्लैक स्वान इवेंट कहा गया है, यानी कि बहुत ही असामान्य और बेहद दुर्लभ इसे माना जा रहा है। ऑब्जेक्ट लगभग 15 मील चौड़ा है, यानी कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से भी ये काफी ज्यादा विशाल है। इसमें बर्फ, इसमें CO2, खनिज और सिलिकेट भी पाए गए हैं। इसमें मौजूदा पानी 7 अरब साल पुराना हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, यानी कि समझिए हमारा सौरमंडल जो है उससे भी ज्यादा इसकी उम्र है। 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी के सबसे करीब से ये गुजरेगा, ऐसा भी बड़ा दावा साइंटिस्ट करते हैं। अब इसे 31 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये तीसरा है और इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर विजिटर देखने को मिले थे। ये कॉमेट हमारे सौरमंडल से बाहर से आया है। इस तरह के बहुत कम ऑब्जेक्ट्स अभी तक नजर आए। इसका मार्ग हमारे सौरमंडल में आम वस्तुओं जैसा नहीं है। वैज्ञानिक इसे बहुत असामान्य, बहुत दुर्लभ मान रहे हैं और इसे एक प्रकार का ब्लैक स्वान इवेंट भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है ऐसी घटना जो बहुत कम होती है, लेकिन अगर होती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमी संस्थान मिलकर अब एक तरह से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी ये लगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ये हकीकत है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसीज इसे पिंड की हर हरकत पर अब नजर रखे हुए हैं। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इसके रास्ते और इसका व्यवहार का सटीक अनुमान लगाया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 1 करोड़ साल से किसी भी तारे से टकराया तक नहीं। एक कोरोना यूनिवर्सिटी की टीम ने इस मिशन के डेटा का इस्तेमाल करके उसकी यात्रा को एनालाइज करने की कोशिश की। उन्होंने करीब 1.3 करोड़ से ज्यादा तारों की जानकारी की मदद से पता लगाया कि ये कहां से आया होगा। एक कोरोना यूनिवर्सिटी की टीम ने 93 बार ऐसी स्थितियों को देखा जब ये किसी तारे के पास से गुजरा जरूर, लेकिन इसकी गति में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही लंबे समय तक ये पिंड अंतरिक्ष में भटकता रहा है। इससे ये साबित होता है कि 31 एटलस ना सिर्फ बहुत पुराना है, बल्कि ये अपने असली रूप में अभी तक बना हुआ है। इसकी ऑर्बिट भी लगभग सपाट है, जो इसे आकाशगंगा की पतली सी डिस्क से जोड़ता है। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर 31 एटलस इतना खास क्यों है। समझिए, दरअसल 31 एटलस ने सूर्य की ओर एक बड़ा गैस धूल का झोंका छोड़ा और माना जा रहा है कि उसी के बाद में इसकी एक अलग तस्वीर नजर आई और बाकी के जो आम कॉमेट हैं उसमें इस तरह का व्यवहार नजर नहीं आता है। अब इसमें पाए गए गैसों में CO की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है, CO2 की मात्रा। अब इसमें पानी कम मात्रा में पाया गया है, ये भी बात बड़े स्तर पर की जा रही है, जो सामान्य कॉमेट से एक तरह से अलग माना जाता है। अब 31 एटलस अपने आप में खास इसीलिए और भी है क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो हाइपरबोलिक है। जो तमाम वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके अनुसार
एक बार ये आता है और फिर वापस ये बाहर चला जाता है, एंटर करने के बाद में एग्जिट भी कर लेता है। हमारे सारे जो हमारा सौर मंडल है उसका ये हिस्सा नहीं है और ना ही ये हिस्सा बनेगा, ये भी बड़ी बात इस दौरान कही गई है। इसका पोलराइजेशन बाकी किसी भी कॉमेट से बहुत ज्यादा अलग अभी तक पाया गया है, ये बात भी इस दौरान कही गई। और ये पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर ही गुजरेगा, इसमें इस बात की भी निश्चितता एक तरह से कही गई है। बताया जाता है कि करीब 1.8 AU पर ये गुजरने वाला है और माना जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से ये सौर मंडल में यूं ही भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। अब हार्वर्ड के मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट अवी लोएब और उनकी टीम ने हाल ही में इसका अध्ययन किया और पाया कि जो ऑब्जेक्ट है पहले की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं इसको एलियन टेक्नोलॉजी भी माना जा रहा है। एक कोरोना यूनिवर्सिटी की टीम के अनुसार कॉमेट की उम्र शायद 10 अरब साल है, जिसका मतलब है ये आकाशगंगा के शुरुआती समय में बना होगा और ये भी संभव है कि ये किसी बहुत पुराने प्लैनेट सिस्टम या फिर किसी खत्म हो चुके तारे से आसपास बने बादलों से आया हो। अब 31 एटलस अलग तरह का यात्री है जिसने करोड़ों साल का समय तारों के ही बीच में भटकते हुए बिताया। वैज्ञानिकों के अनुसार इतने बड़े ऑब्जेक्ट का हमारे सौर मंडल में प्रवेश होना बेहद दुर्लभ है। सामान्यतः इतने छोटे स्तर पर हजारों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 3 ही खोजे गए। और खुशखबरी यह है कि 31 एटलस पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है, ये करीब 24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। हालांकि इसका रास्ता मंगल, शुक्र और बृहस्पति के काफी करीब से गुजरता है। यह हाल ही में मंगल के ऑर्बिट से महज 27 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा और इसका घूमने का एंगल बताया जा रहा है रेट्रोग्रेड टिल्ट बाकी ग्रहों से बिल्कुल उल्टा है। जिस हिसाब से ये ग्रहों के नजदीक जाता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक तरह से जासूसी मिशन है, सीक्रेट मिशन, स्पाई मिशन। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये सचमुच एलियन टेक्नोलॉजी है तो ये हमारे सौरमंडल और ग्रहों के बारे में एक तरह से डेटा इकट्ठा करने आया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये वो भी ऐसा भी जोड़ते हैं कि ये उद्देश्य शांतिपूर्ण भी हो सकता है लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। नासा के अनुसार पहले इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकता था, हालांकि अब ये सूर्य के इतने ज्यादा नजदीक जाएगा कि इसे देखना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हालांकि ये दिसंबर की शुरुआत में सूर्य की दूसरी तरफ फिर से नजर आएगा और उसके बाद में एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक बार फिर से ऑब्जर्व कर सकेंगे। साइंटिस्ट इसे दुर्लभ कह रखे हैं और तीसरी बार सबसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ये बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ये आता है और आखिर ये क्या हो सकता है। तो दरअसल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में समझिए। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ऐसी चीज जो सौर मंडल के बाहर से आई हो, सौर मंडल का हिस्सा ना हो, लेकिन यानी ना तो सूरज की हो ना ही ये किसी ग्रह का हो, इसीलिए इसे इंटरस्टेलर कहा जाता है। किसी और तारे के सिस्टम से उड़ते हुए ये सौर मंडल में आया हो, ये बात भी कही जा रही है। वही ये कॉमेट एस्टेरॉयड या फिर कोई टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और जो दूसरे ग्रह या फिर तारे से अलग होकर एक तरह से निकला हो, ये इसकी खासियत हो सकती है। तारों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस भी कहा जाता है। तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे सौर मंडल में कोई ग्रह या कॉमेट ग्रेविटी के कारण बाहर फेंक दिया जाता है, ये बात भी इस दौरान कही जाती है। वो अंतरिक्ष में भटकते हुए हमारे सौर मंडल के पास पहुंच जाता है और वो अंतरिक्ष में लगातार भटकता रहता है, सौर मंडल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तारों के पास में। यही वजह है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को लेकर लगातार चर्चा अलग अलग रूप में की जा रही है। और समझिए, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, तारों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस भी कहा जाता है। किसी दूसरे सौर मंडल में कोई ग्रह या कॉमेट जब ग्रेविटी के कारण अलग हो जाता है या फिर किसी भी रीजन से अगर वो बाहर की तरफ फेंक जाता है तो वो पूरे सौर मंडल में भटकता रहता है और अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग तारों की तरफ से वो भटकता हुआ आता है। लेकिन अब ये भी समझिए कि अब तक के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट किस रूप में अलग अलग नजर आए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ये तो तीसरा एक तरह से ऑब्जेक्ट है। समझिए, अब जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको 2017 UI नाम दिया गया है, इसे उमाया नाम दिया गया है, जो कि अक्टूबर 2017 में नजर आया था।
इस उमा का जो नाम है उसका मतलब दूर से आया पहला मैसेंजर, और ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम में आया। और पहले इसे कॉमेट समझा गया। ये लंबा, ये पतला और चमकदार था, लेकिन इसमें कॉमेट जैसी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। सूरज के पास से बहुत तेज स्पीड से ये गुजरा और उसके बाद में इसका थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ, तब अंदाजा लगा कि ये कॉमेट जैसा बर्ताव कर रहा है। अब दूसरे अगर इंटरस्टेलर की बात करें तो दूसरा इंटरस्टेलर जिसे 21 बोरिसोव नाम दिया गया, जो अगस्त 2019 में नजर आया था, ये दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। इसे रूस ने दरअसल नाम दिया, एस्ट्रोनॉमर ने खोजा, और ये एकदम कॉमेट जैसा ही बर्ताव कर रहा था। इसमें बर्फ, धूल, गैस की पूंछ थी और इसके ऑर्बिट से साफ हो गया कि ये इंटरस्टेलर सिस्टम से ही आया है। अब हाल ही में कुछ समय पहले जब ये थर्ड एटलस जिसे नाम दिया इंटरस्टेलर को हाल ही में खोजा गया, तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, कॉमेट जैसा नजर आता है, लेकिन इसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा अजीब जरूर है। जब नासा का एटलस टेलीस्कोप ने पहली बार इसे देखा, तब 31 एटलस जब नजर आया तो वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि ये एस्ट्रोनॉइड है, कॉमेट है या फिर कुछ और एक तरह से नजर आता है। लेकिन स्टडी से ये साफ हुआ कि कॉमेट है, लेकिन बेहद खास है। अभी ये सूरज के नजदीक है, दिसंबर में पृथ्वी के पास जाएगा और फिर ये गायब हो जाएगा। दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए इस स्टडी का बड़ा मौका है। अब इस तरह के कॉमेट का अध्ययन हमें क्या बताता है? इस तरह के कॉमेट का अध्ययन हमें यह बताता है कि दूसरे तारों के सिस्टम आखिर कैसे बने होंगे। इनसे हमें ब्रह्मांड के रासायनिक, भौतिक रहस्यों का पता चलता है, और अगर इनमें किसी कृत्रिम चीज के संकेत मिले तो वो एलियन सभ्यता की तरफ इशारा कर सकते हैं। अब इस खोज से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बनते हैं, इसका वजन, इसकी बनावट ये बता सकती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में ठोस चीजें कैसे बनी और फिर वो अंतरिक्ष में किस तरह से फेंकी गई। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऐसी चीजों का अध्ययन करके वो उन पदार्थ और उन तरीकों को समझ पाएंगे जिनसे पहली पीढ़ी के तारे और ग्रह बने थे। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये ऑब्जेक्ट दुनिया के लोगों के इंटरेस्ट का कारण जरूर बना हुआ है, ये जरूर कहा जा सकता है। चलिए अब वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन की, और इस शटडाउन ने कैसे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हैं। फूड बैंक के बाहर लंबी कतारें लग गई, सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा और लाखों बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। सबसे बड़ा असर फूड सप्लाई स्कीम स्नैप पर पड़ रहा है, और इस बीच ट्रंप प्रशासन ने स्नैप फूड स्टैंप योजना को लेकर एक नोटिस जारी किया, जिसके तहत अमेरिका ने खाद्य सहायता 1 नवंबर से अब उन्हें नहीं मिलेगी, जिसमें करोड़ों लोगों को भूख की समस्या का सामना करना पड़ेगा और खाद्य सहायता एक तरह से रुक जाएगी। अब अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई हफ्तों से सरकारी कार्यालय बंद हैं और अब इसका सीधा असर सीधे जनता की रसोई तक पहुंच गया है। देश भर में फूड बैंक पर लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, और जिन परिवारों का सहारा स्नैप यानी कि सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम था, अब उनके लिए गहरा संकट एक तरह से बन चुका है। तमाम रिपोर्ट सामने आई, उनके अनुसार ट्रंप प्रशासन अब अगले हफ्ते से स्नैप फूड स्टैंप योजना को अस्थायी तौर पर रोकने की योजना बना रहे हैं, बंद करने की योजना बना रहे हैं, और अब इससे करीब 40 मिलियन अमेरिकियों को फूड शॉर्टेज की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल मील प्रोग्राम ठप पड़ जाएंगे, जिससे लाखों बच्चों की पढ़ाई पर, पोषण पर, दोनों पर बड़ा असर होगा। सरकारी शटडाउन की वजह से समझिए हजारों शिक्षक, हजारों कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। अमेरिकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बड़ा ऐलान किया है, नवंबर से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने वाली खाद्य सहायता यानी कि फूड स्टैंप्स अब जारी नहीं की जाएंगी। विभाग की वेबसाइट पर डाले गए नोटिस में साफ लिखा हुआ है, निचली बात यह है कि अब कुआं सूख चुका है, यानी सरकार खजाना अब इस योजना को चलाने की स्थिति में नहीं है। इस नोटिस में सीनेट में चल रहे गतिरोध के लिए डेमोक्रेट्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया। दरअसल बजट को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में सहमति तक नहीं बन पा रही, और इसी वजह से कई सरकारी विभाग पूरी तरह से ठप हैं। अमेरिका में पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम यानी कि स्नैप का इस्तेमाल हर 8 अमेरिकियों में से 1 करता है। अब ये योजना देश भर के कई परिवारों के राशन, किराने के बजट का अहम हिस्सा है, लेकिन शटडाउन के चलते अब इस योजना पर भी ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है।
आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका में शटडाउन का असर किस रूप में नजर आता है। अमेरिका में शटडाउन का असर वैसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे पड़ रहा है, चाहे बात हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे बात यहाँ पर टीचर्स की हो, लेकिन अब स्नैप पर कैसे असर पड़ेगा, इस योजना पर, पोषण आहार पर, इस योजना पर ताला लगने का खतरा है। बाकायदा जो नोटिस आया है उससे तो यही तस्वीर एक तरह से नजर आती है। 4 करोड़ से ज्यादा लोग खाद्य सहायता से अब इसमें वंचित हो जाएंगे, ऐसा बड़ा दावा इस दौरान किया जा रहा है। अब ये योजना खास क्यों है? दरअसल हर 8 में से 1 अमेरिकी इस स्नैप योजना का लाभ लेता है, इस पॉलिसी का लाभ लेता है। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से सरकारी फंड खत्म हो गया, तो इस वजह से अब इस योजना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच में टकराव लगातार जारी है, कोई समाधान की तस्वीर नजर नहीं आती। इसीलिए अभी भी यहां पर लोग हैरान परेशान हैं। नवंबर से फूड बेनिफिट रोकने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और ऐसी ये कहा जाए कि रुक जाएगा, ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। यूएसडीए ने कहा है कि कुआं सूख चुका है, यानी कि अब पैसा नहीं है, इस योजना के लिए पैसा नहीं बचा है, ये स्पष्ट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इस महीने की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने उस आकस्मिक निधि का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था जिससे कुछ समय तक स्नैप के तहत लाभ जारी रह सकते हैं। सरकार का कहना था कि ये जो पैसा ये प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के लिए जरूरी है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और उनका आरोप है कि प्रशासन ने लाखों गरीब अमेरिकियों को संकट में धकेल कर रख दिया है क्योंकि उन्होंने फूड असिस्टेंस बचाने के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं किया। अब आइए डेमोक्रेट्स वर्सेस ट्रंप प्रशासन किस रूप में नजर आता है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप प्रशासन की एक तरह से निंदा की है लगातार इस बारे में, वहीं स्नैप के पतन को रोकने के लिए फंड इस्तेमाल से इनकार वो लगातार ट्रंप प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लाखों परिवारों की रसोई पर संकट है, ये बात भी इस दौरान कहा जा रहा है। लेकिन शटडाउन लंबा चला तो भूख अब सबसे बड़ी मार यहां पर बन जाएगी, ऐसा भी अब कई रिपोर्ट्स दावा करते हैं। डेमोक्रेटिक सांसद का कहना है गरीबों की थाली से निवाला छिन रहा है, वहीं ट्रंप प्रशासन जरूरत बताता है। डेमोक्रेटिक सांसद लगातार ट्रंप प्रशासन की निंदा इस तरह के निर्णयों पर ले रहा है। अमेरिका में जारी ये गतिरोध सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है ऐसा नहीं है, करोड़ों आम नागरिकों के लिए भी थाली का सवाल बन चुका है अमेरिका का शटडाउन। इस बीच ट्रंप प्रशासन पर विपक्ष का बड़ा हमला नजर आता है। कांग्रेस की महिला सदस्य रोजा डिलारो और एनजी क्रेग ने ट्रंप सरकार पर अब तक का सबसे क्रूर और सबसे गैर कानूनी अपराध करने का आरोप लगा दिया। दरअसल अमेरिकी सरकार की शटडाउन की वजह से लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इंपैक्ट कर रही है। यहाँ पर भोजन हो या जरूरी सहायता योजनाएं पूरी तरह से ठप हैं। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप की जो प्राथमिकताएं हैं उसको लेकर विपक्ष में भारी नाराजगी है। कांग्रेस सदस्य रोजा डिलारो और एनजी क्रैक ने शुक्रवार को एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा है कि ये शायद ट्रंप प्रशासन द्वारा किया गया अब तक का सबसे क्रूर और सबसे गैर कानूनी अपराध है। दोनों ने ही शटडाउन के बीच में अर्जेंटीना को भारी वित्तीय सहायता देने और व्हाइट हाउस में नया बॉलरूम बनाने के फैसले की भी बड़ी आलोचना की। विपक्ष कहता है कि जब देश का बड़ा हिस्सा भुखमरी की कगार पर है तब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इनका ये खर्च पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय है। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि विदेशी सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत बजट के तहत चल रहे हैं। अब अमेरिका में सरकार के शटडाउन के बीच में खाद्य सहायता योजना यानी कि स्नैप को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ चुका है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने कृषि विभाग पर हमला बोला और आरोप ये लगाया कि विभाग के पास में मौजूद आकस्मिक निधि का उपयोग गरीब परिवारों की मदद के लिए नहीं किया जा रहा। अमेरिकी कृषि विभाग को भेजे गए एक पत्र में डेमोक्रेटिक सांसदों ने यह भी कहा कि स्नैप रिजर्व में अभी भी पर्याप्त धनराशि मौजूद है और उसी का इस्तेमाल नवंबर महीने के लाभ को जारी रखने के लिए किया जा सकता है। सेंटर ऑन बजट एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज के अनुसार ये रिजर्व एक महीने के लगभग 60% लाभ को कवर कर सकता है। अब डेमोक्रेटिक नेताओं ने कृषि सचिव ब्रुक रॉलिंस से अपील भी की कि वो तो इस फंड को जारी करें और जो जरूरत है उस पर अन्य विभागीय संसाधनों को भी इस दिशा में ट्रांसफर करें। हालांकि एक मेमोरेंडम में सचिव रॉलिंस ने ये जरूर स्पष्ट किया कि इस रिजर्व का इस्तेमाल सिर्फ वास्तविक आपात स्थितियां यानी कि जैसे प्राकृतिक आपदाओं या फिर इसी तरह की जो तमाम परिस्थितियां होती हैं सिर्फ उसी में ही किया जा सकता है।
अब रोलिंस कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राज्यों को लाभ वितरण जारी रखने के लिए बहुवर्षीय आकस्मिक निधि बनाई थी, लेकिन विभाग का जो ताजा रुख है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो नवंबर के स्नैप भुगतान के लिए इस रिजर्व का उपयोग करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। शटडाउन के चलते लाखों अमेरिकी परिवारों की थाली पर संकट है। सवाल यह है कि क्या राजनीति के इस जाल में फंसी स्नैप सहायता जल्द ही बहाल हो पाएगी। अमेरिका में चल रहे सरकारी गतिरोध के बीच में सवाल उठ रहा है कि अगर स्नैप बंद हो गया तो क्या होगा। अब अमेरिका में स्नैप प्रोग्राम बंद होता है। स्नैप फूड स्टैंप योजना को लेकर नोटिस बाकायदा जारी किया गया है। वहीं अमेरिका में खाद्य सहायता अब 1 नवंबर से नहीं मिलेगी। करोड़ों लोगों के लिए मुफ्त भोजन कार्यक्रम पर बड़ा संकट नजर आता है। शटडाउन अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही पिछले महीने ही ट्रंप प्रशासन अमेरिका में फूड इनसिक्योरिटी पर फेडरल सरकार की ईयरली रिपोर्ट को खत्म करने का फैसला ले चुके हैं। उनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट है अब वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अनावश्यक है। ये रिपोर्ट महंगी बन चुकी है। साथ ही फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट लोगों में डर फैलाने का काम करती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा है कि अमेरिका में स्नैप प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका मकसद गरीब लोगों को खाना पहुंचाना है या फिर खाने के लिए पैसे देना है, लेकिन फूड इनसिक्योरिटी के मामलों में कोई खास बदलाव नहीं आया। 2019-23 के बीच में स्नैप पर खर्च में 87% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये जो रिपोर्ट आई है ये ऐसे समय में आई जब सरकार ने यह फैसला लिया है कि फूड स्टैम्प प्रोग्राम में भारी कटौती की जाएगी। फूड इनसिक्योरिटी पर पिछले साल की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में क्या था ये वो भी मैं आपको बता दूं। यूएस फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में लगभग 1.8 करोड़ परिवार फूड इनसिक्योरिटी का एक तरह से शिकार हुए थे। ये बड़ा दावा किया गया। लगभग 13.5% घर जो है वो भोजन की कमी से जूझ रहे थे। ये भी बड़ी बात इस रिपोर्ट में कही गई। 2022 से करीब 12.8% ज्यादा एक तरह से इसका हिस्सा था। वहीं इतना ही नहीं, अभी भी जिस तरह की जो तमाम स्थितियां नजर आती हैं ऐसा लगता है कि ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होगी। सरकारी सहायता कार्यक्रमों को कम होना या ये सब फूड इनसिक्योरिटी की वजह से है। ग्रोसरी इन्फ्लेशन अगस्त में 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंची, महीने दर महीने 0.6% तक बढ़ गई। कम आय वाले अमेरिकी खर्च में कटौती कर रहे हैं, जिनकी आमदनी धीमी है और रिहायशी और बिजली के खर्चे बढ़ रहे हैं। उन्हें किराने की कीमतें या फिर घरेलू सामान या कपड़े या फर्नीचर पर ऐसे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में सामान में महंगाई प्रभावित करती है। अपनी सेविंग्स लोग निकालने को मजबूर हैं। अब लोन बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी कम कर रहे हैं। मिडिल या फिर अपर मिडिल क्लास के लोग भी अब बड़े खर्चों में सावधानी बरत रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बढ़ते विरोध और घटते संसाधनों के बीच में ट्रंप प्रशासन इस संकट से कैसे बाहर निकलता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीतिक खींचतान की कीमत गरीब अमेरिकियों को चुकानी पड़ेगी या फिर आखिरी वक्त में कोई समाधान निकलेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी फूड असिस्टेंस स्कीम पर संकट गहराने के साथ ही शटडाउन के असर की मार अब जमीन पर भी दिखने लगी है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अगली खबर की। वो खबर जो ब्रिटेन से सामने आई, उस ब्रिटेन की जहां पर भारतीय मूल के पीएम रह चुके हैं, जहां पर इंडियंस बहुत अच्छी पोजीशन में है, ऐसा दावा किया जाता है। अब ब्रिटेन का संबंध तो भारत के साथ में बहुत बेहतर है ही। उस ब्रिटेन में बार बार रेसिज्म हो रहा है। उत्तरी इंग्लैंड के वॉल्सॉल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर भारतीय मूल की एक 20 साल की महिला से रेप किया गया। रेप का आरोपी ब्रिटेन का रहने वाला है और पीड़िता पंजाबी मूल की बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जारी करके संदिग्ध की तलाश कर रही है और वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। पुलिस इसे रेसिज्म मान रही है। दरअसल उसने पीड़िता पर भारत वापस लौटने को लेकर टिप्पणी करते हुए हमला कर दिया था। सिख फेडरेशन यूके ने इस घटना पर चिंता जताई और दोषियों को जल्द ही पकड़ने की मांग की। फेडरेशन ने कहा कि हमलावर ने पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर भी कैद हो गई। अब मैं आपको बताती हूं कि ब्रिटेन में रेसिज्म की महिला किस तरह से शिकार हुई है। दरअसल सड़क पर युवती के रोते हुए होने की सूचना मिली थी। यहां पर जब ब्रिटेन पुलिस को सूचना मिली
तो महिला सड़क पर बदहवास स्थिति में थी। पार्क हॉल इलाके में सड़क पर महिला जिस स्थिति में थी उसको देखकर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान हो गया। घर के अंदर महिला के साथ में एक अनजान व्यक्ति ने मारपीट की और उसके साथ में दुष्कर्म, उसके साथ में रेप किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। संदिग्ध 30 साल का ब्रिटेन निवासी बताया जा रहा है और महिला 20 साल की। सीसीटीवी फुटेज भी बाकायदा इसका सामने आया जिसमें आरोपी कैद हुआ है। आरोपी की तस्वीर इस दौरान कैद हुई है। बताया जा रहा है उसके बाल छोटे थे और उसने गहरे रंग के कपड़े भी पहने हुए थे और उसका सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। और यही बात बार बार अब पुलिस के सामने है। मौके पर जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पुलिस ने पाया कि युवती के पास के ही एक मकान में एक अजनबी व्यक्ति ने हमला किया था। ये तस्वीर देखिए, यही वो आरोपी है और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब आरोपियों ने पीड़िता से कहा कि अपने देश वापस चले जाओ, ऐसा कहा गया। ये कौन थे? दरअसल युवती के घर के पास के एक मकान में एक अजनबी व्यक्ति ने हमला किया और उसके बाद में ये कहा जाता था कि अपने देश वापस चले जाओ। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय भारतीय समुदाय बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने क्षेत्र से सीसीटीवी फुटेज, डैश कैम या मोबाइल वीडियो मांगते हुए सभी से मदद की अपील की। उन्होंने इलाके में आरोपियों को देखा या फिर उनके पास में अगर सीसीटीवी फुटेज हो या डैश कैम फुटेज हो, वो तुरंत पुलिस से संपर्क करें, ऐसी बार बार अपील पुलिस कर रही है। भारतीय समुदाय ने पुलिस से इस पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। इस पूरी घटना ने सिख समुदाय में भारी रोष और डर पैदा कर दिया है, जहां पर हाल ही के महीनों में नस्ली उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले महीने ओल्ड बरी में भी एक सिख महिला के साथ में ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने रैशुअली एग्रीवेटेड रेप के तहत जांच शुरू की थी। महिला का 2 लोगों ने रेप किया, उस पर नस्ली टिप्पणी की गई और अपने देश वापस जाने की धमकी दे डाली और उसके बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले के वक्त आरोपियों ने कथित रूप से महिला से कहा, यू डोंट बिलोंग इन दिस कंट्री, जस्ट गेट आउट। इस केस में आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन केस में संदिग्ध को बेल पर छोड़ भी दिया गया। अब जरा आप देखते चलिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से उसके साथ में यहाँ पर बर्बरता की गई थी यहाँ पर इंडियंस के साथ में, और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, कैसे मारपीट करते हैं और नस्लीय भेदभाव यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है। और यहाँ पर ये कुछ आरोपी लगातार कैसे, देखिए यहाँ पर किस रूप में यहाँ पर इंडियन के साथ में बर्बरता करें। हालांकि कुछ लोग बीच में आते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और क्लियर ये कहा गया कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, आप वापस चले जाओ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सिख समुदाय के प्रति ब्रिटेन में ऐसी नफरत देखने को मिली हो। ब्रिटेन में सिख समुदाय को नफरती घटनाओं का सामना लगातार करना पड़ता रहा है। लगभग 1 महीने का वक्त हुआ। इसके पहले वॉलमटेम्प में रेलवे स्टेशन के पास में 3 युवकों ने सिख समुदाय के 2 लोगों के साथ में बीच सड़क पर मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस दौरान एक सिख की पगड़ी तक उतर गई, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। अगर हम बात ब्रिटेन की करें तो वहां पर रेसिज्म सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यूके में सबसे ज्यादा दर्ज होने वाली हेट क्राइम रेसिज्म आधारित ही होती है। मैं आपको बताती हूँ ब्रिटेन में अभी तक किस तरह से मामले सामने आए हैं रेसिज्म के। मार्च 2025 तक की अगर बात करें इसी साल में, तो 1,37,550 हेट क्राइम दर्ज किए गए। इसमें 71% मामले तो रेसिज्म से जुड़े हुए थे और यह आंकड़ा अपने आप में बहुत गंभीर है। 2023 और 24 में 1,44,000 हेट क्राइम दर्ज हुए। नस्ल के कारण करीब 98,800 मामले थे, यानी कि कुल अपराध का करीब 70%। 2017 से 18 में और 2019 से 20 के बीच में ब्रिटेन में सिखों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़े। 2021 से 22 के बीच में एंटी सिख हेट क्राइम्स में 7% तक की बढ़ोतरी हुई और पिछले साल ब्रिटेन में सिखों के खिलाफ 153 हेट क्राइम केस दर्ज किए गए। सिख समुदाय तीसरा सबसे टारगेटेड समूह बन गया। वहीं 2023 में सिखों के खिलाफ हेट क्राइम का 198 मामले का रिकॉर्ड सामने आया था। सिख समुदाय लगातार दूसरे सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने वाला समूह है। सिखों के खिलाफ हेट क्राइम में पिछले 2-3 वर्षों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और गंभीर घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सिख समुदाय हर साल टॉप 3 टारगेटेड धार्मिक समूहों में शामिल रहता है, जिससे उनकी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग लगातार उठ रही है।
3 अक्टूबर 2025 को इंग्लैंड के ईस्ट ससेक्स में पीस हेवन में एक मस्जिद में आग लगाने का मामला सामने आया था। आपको याद होगा, इस एक तरह से पुलिस ने इसे हेट क्राइम माना था। ब्रिटेन, जिसे कभी कानून और व्यवस्था का आदर्श माना जाता था, आज वही देश अपराध के आंकड़ों में नई चिंता दिखा रहा है। सड़क से संसद तक सवाल है, क्या ब्रिटेन अब सुरक्षित नहीं रहा? अगर हम ब्रिटेन के क्राइम की बात करें तो वो आंकड़ा अगर आप देखेंगे क्राइम रेट तो समझ पाएंगे। ब्रिटेन में हर मिनट औसतन 12 अपराध दर्ज होते हैं, हर मिनट। और ये समझिए मार्च 2025 में लगभग 9.5 मिलियन आपराधिक घटनाएं हुई और जिसमें पिछले साल से लगभग 7% से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। और बताया जाता है प्रति 1000 लोगों पर 72 आपराधिक मामले एक तरह से दर्ज किए गए हैं, अपराध दर्ज किए गए हैं। और अपने आप में ये स्थिति को दर्शाता है, इंग्लैंड और वेल्स में अपराध दर सबसे ज्यादा रही है। और इतना ही नहीं, 2024 में ऑनलाइन धोखाधड़ी के भी मामले सामने आए। 1 करोड़ से ज्यादा मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी के दर्ज किए गए हैं। 40% ब्रिटिश लोग किसी न किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हैं, ऐसा बड़ा दावा किया जाता है। ब्रिटेन में हर 5 में से 1 अपराध 18 साल से कम उम्र के युवा करते हैं। और ये नाइफ क्राइम भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। नाइफ क्राइम में 2024 तक 7% की बढ़ोतरी एक तरह से की गई है। और लंदन में सालाना करीब 16,779 मामले दर्ज किए जाते हैं। अपने आप में ये स्थिति को दर्शाता है। ब्रिटेन दुनिया का वो देश है जो कभी कानून और व्यवस्था की मिसाल बन जाता था, आज उसके ही कई शहर क्राइम चार्ट में सबसे ऊपर है। ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम, लिसेस्टर, ये नाम नहीं, वही ये तस्वीरें यहाँ पर डराती हैं। यूके के कुछ शहरों में क्राइम रेट किस तरह से अधिक पाया गया है, यानी प्रति 1000 लोगों पर अपराध की संख्या ज्यादा है। आपको ब्रिटेन के उन शहरों के बारे में भी बताएंगे जहां पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा रहा है। ब्रिटेन के खतरनाक शहर ब्लैकपूल, प्रति 1000 लोगों में 161.5 अपराध जो है वो अभी तक सामने आए हैं। सबसे खतरनाक शहर ब्लैकपूल माना जाता है ब्रिटेन का, जहां पर ड्रग्स की समस्या, चोरी की समस्या, हिंसक घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं ब्लैकपूल में। और वहीं मिडलस्ब्रो की बात करें तो हिंसक अपराध दर 142.3 यहाँ पर आपराधिक घटनाएं हैं। वहीं संपत्ति से जुड़े अपराधों की दर भी 78.6 यहाँ पर दर्ज की गई हैं। वह अब ज्यादातर अपराध नशे से जुड़े मामलों में नजर आते हैं। चोरी और डकैती से ही जुड़े हुए ज्यादातर मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। लूटपाट की घटनाएं बहुत ज्यादा दर्ज होती हैं। लूटपाट, स्नेचिंग, ये अपने आप में बहुत गंभीर जो है लोगों के लिए दिक्कत है। किंगस्टन अपॉन हिल की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंसक अपराध दर 138.7 यहाँ पर अभी तक दर्ज की गई है। देर रात हिंसा और झगड़ों की घटनाएं अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती रही हैं और यही पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हिंसक अपराध दर 135.2 यहाँ पर अभी तक दर्ज की गई है। इसके अलावा ब्रैडफोर्ड की बात करें, मुख्य वजह गैंग संघर्ष और घरेलू हिंसा यहाँ पर मानी जाती है, जिस रूप में यहाँ पर बड़े अपराध नजर आते हैं। कुछ इलाकों में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं भी दर्ज बड़े स्तर पर की जाती है। और हिंसक अपराध दर मैनचेस्टर की अगर बात करें तो 130.8 है। मैनचेस्टर में किस तरह के अपराध हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि नाइट लाइफ है। नाइट लाइफ यहाँ की बहुत फेमस है और उसी से जुड़ी हुई ज्यादातर हिंसा यहाँ पर दर्ज होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरियां बहुत होती हैं, चोर भीड़ भाड़ वाले इलाकों का फायदा उठाते हैं। हिंसक अपराध दर की अगर बात करें तो 128.5 बर्मिंघम की एक तरह से रही है। अपराध दर की बात अगर की जाए तो इसमें लूटपाट और चाकूबाजी के मामले बहुत ज्यादा एक तरह से देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, खास करके इनर सिटी इलाकों में वो और भी ज्यादा मामले बढ़ जाते हैं। लिवरपूल की अगर बात करें तो हिंसक अपराध दर 125.9 अभी तक यहाँ पर सामने आई है। कम आय वाले इलाकों में नशे से जुड़े अपराध बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा मुख्य वजह नशा यहाँ पर माना जा सकता है। ड्रग्स नेटवर्क, घरेलू चोरियां, यहाँ पर तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ के प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती है। लीड्स की बात कर ली जाए तो लीड्स में भी हिंसक अपराध दर 123.4 यहाँ पर सामने आई है और लीड्स में चोरी या फिर एंटी सोशल व्यवहार की घटनाएं सबसे ज्यादा एक तरह से देखी जाती हैं। इतना ही नहीं, अपराध दर अगर हम नॉटिंघम की बात करें तो नॉटिंघम में 121.7 यहाँ पर एक तरह से देखी गई है। चाकूबाजी,
चोरी के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी तक जितने शहर मैंने आपको बताए कोई भी 3 डिजिट से कम नहीं है। लंदन में हिंसक अपराध दर 119.8 एक तरह से यहाँ पर माना जाता है और कुछ हिस्सों में गैंग हिंसा बहुत ज्यादा है, अव्वल दर्जे पर है और वो बड़े स्तर पर नजर आती है। शेफील्ड यहाँ पर भी हिंसक अपराध दर 117.3 एक तरह से देखी गई है और यहाँ पर शहर के कुछ इलाकों में चोरी, सेंधमारी और एंटी सोशल व्यवहार की घटनाएं भी बड़े स्तर पर देखी जा रही हैं। अब कोवेंट्री की बात करें तो कोवेंट्री में हिंसक अपराध दर 115.8 देखी गई है और वाहन अपराध और लूटपाट के मामले यहां पर बहुत ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं न्यू कैसल अपॉन टाइने की तो यहां पर हिंसक अपराध दर 122.6 है। यहां पे मामले कैसे हैं? अपराधों में एक बड़ा हिस्सा शराब के नशे में की गई हिंसा का सबसे बड़ा हिस्सा यहां पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से आपने देखा बढ़ते अपराध ब्रिटेन की सरकार पर बड़े सवाल उठाते हैं। बात ब्रिटेन में रेसिज्म की अगर की जाए तो आज भी ब्रिटेन में सिख, भारतीय, मुस्लिम, ब्लैक, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव और हेट क्राइम का सामना करना पड़ता है। हालांकि ब्रिटिश समाज में एंटी रेसिज्म मूवमेंट जैसे कि ब्लैक लिव्स मैटर यूके भी सक्रिय है जो कि समानता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में रेसिज्म का इतिहास बहुत पुराना है। ये पहला मामला नहीं है। ब्रिटेन में रेसिज्म की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही देखने को मिली थी। ब्रिटिश एम्पायर में ही एक तरह से ये बड़े स्तर पर नजर आया था। अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका और यूरोप तक भेजा जाता था और खास तौर से अफ्रीका के लोगों को टारगेट किया जाता था। इससे व्हाइट सुपीरियरिटी का विचार फैलाने की कोशिश की गई थी और एक वही उद्देश्य देखने को मिला। गोरे लोग सभ्य हैं, बाकी निचले दर्जे के हैं, ये एक मैसेज यहां पर बड़े स्तर पर दिखाने की कोशिश की गई। ये मानसिकता आगे चलकर ब्रिटेन के समाज में एक तरह से गहरी पैठ बना चुकी थी, गहराई तक जा चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन के कामगारों की भी एक कमी जो है वो बड़े स्तर पर नजर आती है। वहीं 1948 के बाद में कई देशों से लाखों लोग ब्रिटेन गए थे। 1948 का वक्त स्थानीय लोगों को ये लगा कि विदेशी शायद उनकी नौकरियां और अवसर एक तरह से छीन रहे हैं और इसी वजह से 1948 में बड़े स्तर पर वहां पर लोग गए। इस दौर में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेसिस्ट हिंसा और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यानी कि आप समझिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके के बाद में एक बड़े स्तर पर सभी का मूवमेंट वापस ब्रिटेन की तरफ हुआ। इस समय रंग के आधार पर आवास, नौकरी, शिक्षा में भेदभाव बहुत आम हो चुका था। ये 19वीं सदी का वक्त था जब एनॉक पोवेल जैसे राजनेताओं ने भाषणों के माध्यम से विदेशियों के खतरे की भावना को भी और भी ज्यादा हवा दी थी और लोग इस बात को मानते थे, इस बात को लोग स्वीकारते थे। वजह थी 1980 के दशक में ब्रिक्सटन में दंगे हुए। कई नस्लीय दंगे इस दौरान देखने को मिले थे 1980 के दशक के बीच में और माना जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नस्लीय हिंसा को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। 1965 में पहली बार रेस कहा जाए रिलेशंस एक्ट एक तरह से लेकर आए थे। रेस रिलेशंस एक्ट के माध्यम से इस स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी। नस्ली भेदभाव को गैर कानूनी एक तरह से घोषित किया गया था। 1976 और 2010 में इक्वालिटी एक्ट ने इन कानूनों को और भी ज्यादा सख्त बना दिया, ये भी बड़ा दावा किया जाता है। अब आप समझिए जिस तरह से बड़ी सख्ती दिखाई गई, लेकिन इसके बावजूद संस्थागत नस्लवाद यानी कि पुलिस, शिक्षा और नौकरियों में छिपा भेदभाव अभी भी मौजूद है। नस्ली भेदभाव की जड़ें गहरी हैं जो सामाजिक, आर्थिक, कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर भी बड़े स्तर पर प्रभाव डालती है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अगली खबर की। बात अब ऐसे रोबोट की जो ना सिर्फ सलाह देता है बल्कि 83 बच्चों की मां भी बनने वाला है। जी हां, अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने दुनिया को चौंका दिया ये घोषणा करके कि उनकी सरकार में शामिल दुनिया की पहली एआई मंत्री प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो मां बनने वाली है। वो भी 1 या 2 बच्चों की नहीं बल्कि पूरे 83 यानी कि 83 बच्चों की। जी हाँ, ये एआई मंत्री अब 83 एआई बच्चों को जन्म देंगे। प्रधानमंत्री रामा ने तिराना में एक हाईटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलिंडा को स्टेज पर शो किया। स्क्रीन पर एआई मंत्री डिएला का चेहरा चमका और फिर उसने खुद कहा कि हेलो अल्बानिया, मैं प्रेग्नेंट हूं और जल्द ही मेरे 83 डिजिटल बच्चे दुनिया में आएंगे।
उसने कहा कि मैं उनकी मां बनूंगी और वो मेरे जैसे सुपर स्मार्ट एआई होंगे। एडी रामा ने कहा कि हमने बड़ा जोखिम लिया और ये बहुत अच्छा रहा। पहली बार डियाला गर्भवती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये एआई बच्चे हर सांसद के लिए काम करेंगे, ये संसदीय सत्रों में हिस्सा लेंगे, हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखेंगे और सांसदों को सुझाव भी देंगे। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामा ने यह ऐलान किया है। रामा ने बताया कि ये बच्चे यानी कि सहायक सभी संसदीय कार्यवाहियों का दस्तावेज तैयार करेंगे और उन विधायकों को अपडेट कर देंगे जिस किसी चर्चा या फिर कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक एआई बच्चा उन सांसदों के लिए भी सहायक के रूप में काम करेगा जो संसदीय सत्रों में भाग लेंगे, हर घटना का रिकॉर्ड रखेगा, हर सांसद को सुझाव भी देगा। उदाहरण के लिए अगर आप कॉफी पीने चले गए तो यह बच्चा आपको बताएगा कि जब आप हॉल में नहीं थे तब क्या क्या हुआ और किसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर आप पहली बार मुझे बुलाएंगे तो आपके पास डियाला के बच्चों के लिए 83 और स्क्रीन होंगी। रामा ने यह भी उम्मीद जताई है कि यह सिस्टम 2026 के अंत तक पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास एक एआई मंत्री है। ये पिक्सेल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार काम करती है। अल्बानिया ने सितंबर में आधिकारिक रूप से एक एआई मंत्री की शुरुआत की थी ताकि देश की पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रूप से संचालित हो। अब अल्बानिया की जो एआई मंत्री है वो क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अल्बानिया की एआई मंत्री एक रोबोट है, उसकी तस्वीर भी आप देखते चलिए। इस रोबोट का नाम है डियाला। अब डियाला की अगर बात करें तो दुनिया की पहली ये एआई मिनिस्टर है और इसको इस रूप में समझिए, एक सुपर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसे एक तरह से तैयार किया गया है और सितंबर के महीने में इसकी एक तरह से अपॉइंटमेंट हुई थी। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। सरकार के सारे फैसले ये लेती है, सारे डूज एंड डोंट्स ये बताती है, नीतियां बनाने में एक तरह से बड़ा सहयोग डियाला का रहता है। अल्बानियाई वेशभूषा में डियाला को संसद में बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया गया और बताया गया पब्लिक टेंडर से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी एक तरह से डियाला को ही दी गई है ताकि 100% भ्रष्टाचार मुक्त इस पूरे सिस्टम को क्रिएट किया जा सके जो वाकई में अपने आप में एक बड़ा सराहनीय है। डियाला इससे पहले भी अल्बानिया में काम कर चुकी है। वो एक एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट थी जो नागरिकों को सरकारी दस्तावेज पाने में मदद करती थी, यानी कि अल्बानियाई नागरिक पहले से ही डियाला से परिचित हैं। शुरुआत में जनवरी में अल्बानिया पोर्टल पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में पेश की गई डियाला नागरिकों और व्यवसायियों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद कर रही थी। अब एआई मंत्री को पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में दर्शाया गया। रामा ने जनता से परिचय कराते हुए डियाला को कैबिनेट का पहला सदस्य बताया जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है बल्कि एआई के माध्यम से है। अब एआई मंत्री अल्बानिया में आखिर आई क्यों, ये भी आप जरा जान लीजिए। दरअसल अल्बानिया में करप्शन को रोकने का ये एक तरह से नया तरीका तलाशा गया। सितंबर में आधिकारिक रूप से एक एआई आधारित मंत्री की नियुक्ति की गई और इसका जो काम है बेसिकली ये दिया गया कि सरकारी खरीद में कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, अगर भ्रष्टाचार हो तो उस पर कैसे रोक लगाई जाए। अब जनवरी में अल्बानिया पोर्टल पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में इसे लॉन्च किया गया और तब से ये नागरिकों और व्यवसायियों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में एक तरह से मदद कर रही है। तब इसे रामा ने कैबिनेट की पहली सदस्य बताया था। अल्बानिया के पीएम ने दावा किया कि डियाला को अपग्रेड किया गया है और अब वो सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि वो मां भी बनेगी। 83 एआई बच्चे जनरेट करेंगी। एआई तकनीक से ये बच्चे होंगे। हर बच्चा अलग अलग स्किल्स के साथ में होगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, एक शिक्षक बनेगा, लेकिन होगा सब कुछ डिजिटल। इन बच्चों में हर एक दुनिया भर की सोशलिस्ट पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सिस्टम 2016 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अब एआई मंत्री डियाला प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी पीरियड की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी पीरियड जैसे आम लोगों का, आम महिलाओं का एक तरह से होता है 9 महीने का, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी पीरियड की अगर बात करें तो ये प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ 3 दिन का होगा। उनकी तरफ से ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है और अब 29 अक्टूबर को लाइव स्ट्रीम में एक तरह से इनकी डिलीवरी होगी।
तो वही बच्चों का नाम डीएलआर जूनियर होगा। डीएलआर जूनियर 1 से 83 तक एक तरह से डीएलआर जूनियर के तौर पर इनके नाम रखे जा रखे हैं। वहीं आप इसको इस रूप में भी समझिए कि 1 से 83 मतलब आप ये डीएलआर जूनियर 1, डीएलआर जूनियर 2, डीएलआर जूनियर 3 इस रूप में एक तरह से इनकी पहचान की जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत अलग जरूर है। अब सवाल उठता है कि एआई मंत्री आखिर कैसे प्रेग्नेंट हुई। ये सुनने में काफी लोगों को अजीब सा लग रहा है। दरअसल डीएलआर असली इंसान तो है नहीं, ये एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। जब प्रधानमंत्री रामा कहते हैं कि डीएलआर गर्भवती हैं और 83 बच्चों को जन्म देने वाली हैं, तो इसका मतलब वास्तविक गर्भावस्था नहीं, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक और मेटाफोरिकल तरीका है ये दिखाने का कि डीएलआर के 83 एआई सहायक संसद में काम करेंगे। यानी कि ये बच्चे असली इंसान नहीं बल्कि एआई प्रोग्राम या फिर एआई सिस्टम के सहायक एजेंट होंगे, जो सांसदों की मदद करेंगे और डेटा ट्रैक करेंगे। पीएम रामा ने ये प्रतीकात्मक बयान जानबूझकर दिया। असल में कोई भी शारीरिक गर्भावस्था नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिएटिव तरीका है एआई सिस्टम का सरकार में विस्तार करने का। अल्बानिया के पीएम रामा के अनुसार अल्बानिया में जनसंख्या घट रही है। हमने सोचा कि असली बच्चे अगर पैदा करने में टाइम लगता है तो एआई में बस 3 दिन का वक्त लगता है। डीएलआर के 83 बच्चे देश की हर जरूरत पूरा करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ। अब डीएलआर ने कहा है कि मेरे बच्चे रोबोट नहीं हैं, अल्बानिया का भविष्य होंगे। मैं उन्हें कोडिंग, लव और स्मार्टनेस भी सिखाऊंगी। बात अगर अल्बानिया की करें तो ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत सुंदर और समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत वाला देश है। उसकी तस्वीरें आपके सामने भी हैं, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर एक तरह से स्थित है। यहाँ की राजधानी है तिराना। अल्बानिया की आबादी लगभग महज 23.5 लाख है, यानी कि लगभग 4.25 लाख या और 3.5 लाख, माफ कीजिए 23.5 लाख। अल्बानिया नाटो का सदस्य है और यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रियाधीन सदस्यता रखता है। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था छोटी लेकिन बहुत तेजी से विकसित हो रही है। इसे ट्रांजिशन इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था से निकलकर अब मार्केट इकोनॉमी मॉडल पर चल रही है। 2024 में जीडीपी लगभग 27.3 बिलियन US$ दर्ज की गई। कोविड के बाद में अल्बानिया की अर्थव्यवस्था में 3 से 4% सालाना वृद्धि देखी गई। देश की इकोनॉमी में पर्यटन का काफी अहम रोल है। जीडीपी में लगभग 20% योगदान सिर्फ पर्यटन से आता है। समुद्र तट, पहाड़ियां और ऐतिहासिक स्थल यूरोपीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा अल्बानिया में ऊर्जा सेक्टर काफी अहम है। देश में हाइड्रो पावर संसाधन काफी मात्रा में है। लगभग 95% बिजली पानी से बनती है। 2023 में 140 मेगावाट की सोलर परियोजना भी शुरू की गई थी। अल्बानिया की आबादी का लगभग 48% कृषि पर निर्भर है। वहीं सरकार डिजिटल इकोनॉमी और एआई आधारित प्रशासन पर काम कर रही है ताकि बेरोजगारी पलायन को कम किया जा सके। चलिए, और अब वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल जान लीजिए। आज का सवाल है, कागज का आविष्कार कहां पर हुआ? आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें सही जवाब भेज सकते हैं और सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं सुनील जैन, जो कि पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। सुनील जैन जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।